नेट हिंदी के यूनिट 1 में हमें देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। यह नोट्स मैंने दृष्टि पब्लिकेशन के बुक से बनाया है। अगर आपके पास बुक है तो आप लोग भी इसे देख सकते हैं। देवनागरी लिपि लिखावट या भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित चिन्ह प्रतीक होते हैं, उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियाँ प्रसिद्ध थी। पहला है सिंधु घाटी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा है ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि जो थी वह चित्राक्षर और ध्वन्याक्षर थी। इसके प्राचीन नमूने हमें हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर बसा था, और मोहनजोदड़ो यहाँ पे देखने को मिलता है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में मिलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख कहाँ है? बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तर, उसमें है। इस ग्रंथ में अशोक के समय की लिपि का नाम ब्राह्मी बताया गया है। नित्य सोड विकारणव के भाष्य सेतुबंध में भास्करानंद ने ब्राह्मी का नाम नागरी लिपि माना है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। हंटर इसकी संख्या 253 मानते हैं, लैंडन 228, गैड एवं स्मिथ 396। देवनागरी लिपि के बारे में या लिपि के बारे में प्रमुख विचार या कथन। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में उसे लिखा जाता है वह लिपि है। वुलर भारतीयों ने सामी लिपि के आधार पर 500 ईसा पूर्व के लगभग ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया। वुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर हैं जिनमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि वुलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर हैं? 41 है, जिनमें 9 स्वर और 32 व्यंजन हैं। कनिंघम कहते हैं आर्यों ने किसी प्राचीन चित्रलिपि के आधार पर ब्राह्मी लिपि बनाई है। एडमंड थॉमस ब्राह्मी लिपि का निर्माण द्रविड़ों ने किया है। डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं ब्राह्मी का आविष्कार ब्रह्म या वेद की रक्षा के लिए हुआ है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? तो पिपराला के स्तूप और बड़ली गांव, जो कि अजमेर में है, से प्राप्त हुए हैं। अब है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन उत्तर पश्चिम भारत में 1000 वर्ष तक रहा। इसके प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं? साहबजगढ़ी और मानसेरा में अशोक के शिलालेख में मिलते हैं। अरमाइक लिपि से ही खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। चीनी विश्वकोश फास्वान सुलीन के अनुसार ब्राह्मी लिपि का नामकरण आचार्य ब्रह्म के नाम पर हुआ है। विकास की दृष्टि से ब्राह्मी लिपि को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसमें वैदिक काल से 6ठी सदी ईसा पूर्व, बौद्ध काल जब ब्राह्मी लिपि गोल आकार लेने लगी थी, और गुप्त काल ब्राह्मी आधुनिक लिपि में जब विकसित हुई। गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी के 2 भेद थे, दक्षिणी और उत्तरी। सिद्ध मात्रिक लिपि को डॉक्टर वुलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा। यह लिपि कालांतर में कुटिल लिपि कहलाई। तो सिद्ध मात्रिक लिपि को ही डॉक्टर वुलर ने न्यून कोणीय लिपि कहा था, जो कि अब कुटिल लिपि कहलाई। ब्राह्मी लिपि दक्षिण शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली में कौन कौन से हैं? तेलुगु, कन्नड़ और तमिल। और उत्तरी शैली में गुप्त लिपि, जो कि 4वीं-5वीं सदी में, उसके बाद इसका विकास सिद्ध मात्रिक, जिसे कि वुलर ने कुटिल लिपि कहा है, 6वीं सदी। फिर इसके 2 भाग हैं, देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। देवनागरी लिपि 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी। इसके प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि पिछले
साल में इनसे किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। विशेष क्या है, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट, जिनका समय काल है 7वीं-8वीं सदी, के एक शिलालेख में हुआ। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमें कहाँ देखने मिलता है? गुजरात के राजा थे जय भट्ट, उनके शिलालेख में। मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। चाइना इलस्ट्रेटा 1667 ईस्वी देवनागरी में प्रकाशित होने वाली प्रथम पुस्तक है। चार्ल्स विल्किंसन और पंचानन को भारत में नागरी टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं? यह एक अक्षरात्मक लिपि है। इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से वर्गीकृत एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक। इसके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं पाई जाती है, जैसा कि और लिपियों में होता है। देवनागरी लिपि की एक विशेषता इसकी मात्रा व्यवस्था भी है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है, जो उसकी अलग पहचान और अर्थवत को बताता है। देवनागरी में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतिक होती है। आगे है देवनागरी लिपि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन। सर आइजैक पिटमैन ने कहा है, संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, नागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने नहीं पाई। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी के नामकरण संबंधी प्रमुख मत। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेखनीय 64 लिपियों में से नाग लिपि के आधार पर इसका नाम पड़ा है। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा है। नगरों में विकास होने के कारण यह देवनागरी नाम पड़ा। देवनागरी काशी में प्रचार प्रसार होने के कारण यह नाम पड़ा है। दक्षिण के विजयनगर राजाओं के दान पत्रों में इसे नंदी नागरी कहा गया, इसी से देवनागरी नाम पड़ा। तांत्रिक उपासना पद्धति में देवनगरम नामक यंत्रों के बीच अंकित सांकेतिक लिपि का विकास होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में इससे क्वेश्चन बनते हैं। प्राचीन काल में देव रूप में सम्मिलित राजाओं द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण मध्य युग की नागर स्थापत्य शैली से समानता के कारण इस पे देववाणी संस्कृत का लेखन होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयास। शुरुआती प्रयास महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र से पहल हुई, फिर काका कालेकर समिति जो कि 1953 में है, नरेंद्र देव समिति 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1967, और इनके द्वारा एक बुक पब्लिश हुआ जिसका नाम था हिंदी वर्तनिका मानकीकरण। भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1966 में मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई। 1967 में हिंदी वर्तनिका मानकीकरण हुआ। सर्व भारतीय सम्मेलन 1953 ने, जो कि लखनऊ सम्मेलन हुआ, इसने भी देवनागरी लिपि के मानकीकरण का प्रयास किया। सरकारी संकल्प 1962। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्री सम्मेलन 1960 की सिफारिशों को संशोधित करके स्वीकार किया। तो देवनागरी लिपि के मानकीकरण के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किए गए, जिनमें है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्र के लिए फॉन्ट तैयार किया था,
जो तिलक फॉन्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें देवनागरी के लिए 190 टाइपों का फॉन्ट था। बीसवीं शताब्दी के आरंभ में जस्टिस शारदा चरण मिश्र ने लिपि विस्तार परिषद का निर्माण किया और इसका उद्देश्य क्या था? सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक ही लिपि का निर्माण हो। फिर 20वीं सदी के प्रारंभ में ही सावरकर बंधुओं ने स्वरों के लिए आ की 12 खड़ी तैयार की। यह प्रयोग महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था और महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन सेवक में इस शैली का प्रयोग किया गया था। अर्थात आ की 12 खड़ी का प्रयोग महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक पत्र में किया था। काशी के श्रीनिवास, इन्होंने कहा कि सारे महाप्राण व्यंजनों को हटा दिया जाए तथा अल्प प्राण व्यंजनों के नीचे एस का संकेत करके ही महाप्राण व्यंजनों को व्यक्त कर दे। गोरखनाथ का भी नाम याद रखिएगा। फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने कहा कि अनुस्वार के प्रयोग को व्यापक बनाकर देवनागरी को सरल बनाया जा सकता है। जैसे गंगा को हम ऊपर अनुस्वार देकर गंगा लिख सकते हैं। संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला प्रयास 1935 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा हुआ और महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई। 1945 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा का भी विकास हुआ, जिन्होंने देवनागरी लिपि के मानकीकरण में अपना सहयोग दिया। अब आगे के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं और कुछ नए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।